नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्पित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी करंट अफेयर्स की आज की सीरीज में हम लोग पिछले वीक के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि देखिए, डेली करंट अफेयर्स जो सीरीज होती है, डेली करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चनों में से मुश्किल से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपके एग्जाम में आने लायक होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग आपका अपना प्लेटफॉर्म आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाएगा, ताकि बेटा टाइम प्रोडक्शन जो है ना, टाइम की जो प्रोडक्टिविटी है वो निकले। ठीक है, आप जो टाइम है उसको कोलैप्स ना करें, फालतू में जबरदस्ती आप टाइम को ना लगाएं। डेली के 1 घंटे का करंट अफेयर पढ़ने का मतलब हो गया वीक के 7 घंटे। 7 घंटे में से मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे के करंट अफेयर आपके काम के होते हैं, बाकी काम के एग्जाम में पूछे जाने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ मैं आपको यह चीज कह रहा हूं, पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। इसीलिए वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज आप लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू की थी, उसका आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, आपके जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आने वाला है। आई होप आप सभी इस सीरीज को एंजॉय करेंगे, और अगर आप इस सीरीज को एंजॉय करते हैं तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, वहां पर आप प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। बताइए बेटा, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन, किसे पाकिस्तान की सेना का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान की सेना का नया सेना प्रमुख कौन बना है? तो बेटा इसका राइट आंसर है क्या? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान की सेना का नया सेना अध्यक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, यह पाकिस्तान की थल सेना के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आप लोगों का भी इस क्वेश्चन के लिए टास्क है क्या, कि आप लोगों को इंडियन जो आर्मी चीफ हैं, इंडिया के आर्मी चीफ कौन है, उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल्स जानते हैं हम लोग। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने पुष्टि की है कि उन्हें नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नामों का एक पैनल के साथ रक्षा मंत्रालय की सूचना को प्राप्त हुई है। यानी कि जो असीम मुनीर है, इनके नाम पर पाकिस्तान के जो लोग, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने सहमति जताई है कि असीम मुनीर को क्या बनाया जाए, पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष बनाया जाए। और ये आप फोटो देख सकते हैं, ये कौन है? ये असीम मुनीर साहब हैं, असीम मुनीर साहब हैं, और ये पूर्व में आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, वैसे ही इंडिया की खुफिया एजेंसी कौन सी है? इंडिया की खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये असीम मुनीर जो है वो आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं और पाकिस्तान की थल सेना के अभी अध्यक्ष बने हैं। और एक किसका स्थान लिया है इन्होंने? कमर जावेद बाजवा। अभी कौन थे पाकिस्तान की थल सेना के अध्यक्ष? ये कमर जावेद बाजवा थे, और ये हैं कमर जावेद बाजवा। कमर जावेद बाजवा साहब जो है ना, अगर आप लोग डेली न्यूज वगैरह पढ़ते हैं और डेली न्यूज अगर आप सुनते हैं, तो कमर जावेद जो थे पाकिस्तान की थल सेना के अध्यक्ष, कमर जावेद जो थे, इन्होंने रिटायरमेंट से पहले खुलासा कर दिया भैया। क्या खुलासा कर दिया? क्लियर शब्दों में इन्होंने ये कहा है, आप देखिए बेटा, पाकिस्तान भी, भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए। पाकिस्तान में नाम मात्र की डेमोक्रेसी है, और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसीज में से कही जाती है। क्या रीजन है? पाकिस्तान में आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यहां पर 5 साल छोड़िए, जवाहरलाल नेहरू का 3 टाइम का टेन्योर रहा, इंदिरा गांधी का
इंदिरा गांधी का जो है वो 3 टाइम का टेन्योर रहा, ठीक है, तीसरे टेन्योर में उनकी हत्या हो गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बने, हालांकि 2 साल में 2 बार उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, पर 3 बार उन्होंने कार्यकाल, तीसरी बार में कार्यकाल पूरा किया 5 साल का। मनमोहन सिंह ने 2 बार का कार्यकाल पूरा किया, पूरे 10 साल का। नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं और जो पूरा कार्यकाल है 2024 तक बिना किसी शंका के वो पूरा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी लोकसभा में पूर्ण बहुमत में है। लेकिन पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इमरान खान चुने गए थे और इमरान खान को वहां की सरकार ने अभी दोबारा से हटवा, वहां के जो असेंबली है उसने दोबारा से हटा दिया। नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ को भी ऐसे ही हटा दिया गया था। उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी थे, यूसुफ रजा गिलानी को भी ऐसे ही हटा दिया गया था। तो कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अब तक ये इतिहास है, 70 सालों में एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है क्लियर आर्मी। कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी की जो दखल है वो पाकिस्तान की सत्ता में रहती ही रहती है। जो पाकिस्तान की आर्मी को पसंद है वो सत्ता में बैठेगा और जो पाकिस्तान की आर्मी को पसंद नहीं है वो सत्ता में नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप याद रखिएगा कौन बने पाकिस्तान की आर्मी के नए चीफ? असीम मुनीर बना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अपने सभी जिलों में 5G जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इंडिया का कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने जियो 5G अपनी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया है? डिस्ट्रिक्ट के भी ग्राउंड रूट लेवल पर, यानी कि गांव के अंदर भी, ठीक है, केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं, गांव के अंदर भी, उसके हर गांव में जियो 5G की सेवाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य बन गया है? नो डाउट आप सबको पता होगा वो कौन सा राज्य बना है बेटा? गुजरात बना है। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात जियो 5G की सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जियो ने अपने पूरे सभी 33 जिलों में, जियो कितने जिले हैं? कितने जिले हैं गुजरात में? 33 जिले हैं। सभी 33 जिलों के ग्राउंड रूट लेवल पर, ग्राउंड रूट लेवल पर जियो 5G की सेवाएं शुरू की हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जियो, हाँ अब वही चीज, जियो ने 33 जिलों में ट्रू 5G नेटवर्क, देखिए बेटा ट्रू 5G ये जो वर्ड है आप देख लीजिए, ट्रू 5G का मतलब क्या है? ग्राउंड रूट लेवल पर भी है। ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है। यह राज्य में 5G का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 100%, यानी कि गुजरात के हर गांव, हर ढाणी में जियो 5G नेटवर्क की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए 100% जियो 5G नेटवर्क प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। जियो ने यह भी घोषणा किया कि वह गुजरात हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि और उद्योग मिशन 4.0, गुजरात एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाता है जिसमें गुजरात हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और उद्योग, इन चारों सेक्टर्स को इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इनके सतत विकास के लिए एक सीरीज चलाता है। उस सीरीज का कौन सा चरण चल रहा है अभी? 4.0, चौथा चरण चल रहा है इस सीरीज का अभी, इन चारों सेक्टरों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें जियो 5G जो है ना वो क्या करेगा? वो एक श्रृंखला शुरू करेगा और इसे पूरे देश से विस्तृत करेगा। यानी कि जो अदर स्टेट्स में भी जो इस तरीके से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलते हैं उन प्रोग्राम्स में भी जियो 5G क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये जियो ने अनाउंसमेंट किया है। गुजरात की आप लोकेशन देख ही सकते हैं, ये गुजरात की लोकेशन पड़ती है। यहां पर है राजस्थान, ये गुजरात की ये बेटा गुजरात की लोकेशन है। यहां पर पड़ता है राजस्थान, यहां पर पड़ता है महाराष्ट्र, ये है एमपी मध्य प्रदेश, ये है हरियाणा और ये है पंजाब। गुजरात किस किस से बाउंड्री शेयर करता है? गुजरात महाराष्ट्र से, एमपी से और राजस्थान से बाउंड्री शुरू करता है। और इसका एक सिरा कहां पर खुलता है? एक सिरा इसका अरेबियन सी,
अरब सागर की तरफ खुलता है। सबसे बड़ा समुद्री तट भारत का कहां पर है? सबसे बड़ा समुद्री तट, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट कहां पर है? गुजरात में स्थित है। और सबसे ज्यादा समुद्री मछली का उत्पादन, सबसे ज्यादा समुद्री मछली उत्पादन, सबसे ज्यादा समुद्री मछली का उत्पादन भी कहां पर होता है? गुजरात में ही होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा समुद्री मछली का उत्पादन गुजरात में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जो मछली पालन है, मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन के द्वारा सबसे ज्यादा जो फिशरी है, फिशरी के द्वारा सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कहां पर होता है? तो फिशरी के द्वारा सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है बेटा, ये जो स्टेट देख रहे हैं आप, ये वाला, ये कौन सा है? तेलंगाना। सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करने वाला दूसरा स्टेट कौन सा है? तेलंगाना है, जो मछली पालन के द्वारा मछली का उत्पादन करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई गुजरात की। ये आप देख सकते हो, ये कौन है? ये आकाश अंबानी है, आकाश अंबानी। आकाश अंबानी है। और ये कौन है? ये सीईओ है किसके? जियो के। जियो के क्या है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। कौन? आकाश अंबानी। ठीक है, चलिए अब गुजरात के बारे में थोड़ी सी चीजों की चर्चा हम और कर लेते हैं जो हाल ही में करंट से रिलेटेड रही हैं। तो सबसे पहले इस साल में क्या क्या चर्चा में रहा गुजरात? ठीक है, गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। गुजरात का जो नृत्य होता है गरबा नृत्य, गरबा नृत्य को वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। पिछले साल दुर्गा पूजा को किया गया था कल्चरल फिएस्ट यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। पूरा नाम याद रखिएगा, कल्चरल फिएस्ट यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। और उसमें पिछले साल दुर्गा पूजा को किया गया था। इस साल किसको किया गया है? इस साल गरबा नृत्य को किया गया है। इसके अलावा दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल वो कहां पर बनाया गया है? विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां बनाया गया है? भावनगर, गुजरात में ही। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पर बनाया गया है? भावनगर, गुजरात में ही बनाया गया है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? 36th नेशनल गेम्स, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में ही आयोजित हुए। थर्टी सिक्स्थ नेशनल गेम्स जो है वो कहां पर आयोजित हुए थे? गुजरात में ही आयोजित हुए थे। इसके अलावा गुजरात का मोढेरा गांव, गुजरात का कौन सा गांव? मोढेरा गांव। गुजरात का मोढेरा गांव 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित, पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित, 24 घंटे पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव बन गया है।
24 घंटे तो 24 आवर्स जो है 24 आवर्स 24 घंटे पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी पर चलने वाला जो इस गांव है वो गुजरात का मोढेरा गांव बन गया है। इसके अलावा हाल ही में गुजरात में जगह पड़ती है मोरबी। मोरबी में सभी को पता होगा एक बहुत दुखद घटना हुई थी, मोरबी ब्रिज हादसा 2022। हाल ही में मोरबी में एक ब्रिज हादसा हुआ था जिसमें 141 लोगों की जान चली गई थी। आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही दुखद घटना है और हमारी और हमारे पूरे परिवार की तरफ से जो दिवंगत लोग हैं उन सभी की हम आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा गुजरात चुनाव 2022 156 सीट बीजेपी, 156 सीट के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, 156 सीट मिली है किसको? विपक्ष में कौन है? विपक्ष में है कांग्रेस, केवल 17 सीटों के साथ में 77 से 77 सीटों से 17 सीटों पर आ गई है कांग्रेस। ठीक है, बीजेपी अपने इतिहास के सबसे बेहतरीन दौर में चल रही है, इस बात को इनकार करने में कोई शंका कोई परेशानी नहीं है। तो ये गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं जो आपको अभी याद रखने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित किया है? वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखिए आप सबको पता होगा कि हर गणतंत्र दिवस पर किसी ना किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी ना किसी देश के चीफ को क्या किया जाता है, किसी ना किसी देश के चीफ को इनवाइट किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट। पहले गणतंत्र दिवस परेड के जो चीफ थे वो कौन, मतलब जो गेस्ट थे वो कौन थे? चीफ गेस्ट वो थे भैया आपके इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री। इस बार किसको किया गया है? इस बार किया गया है इजिप्ट के प्रधानमंत्री को, और उनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी उनका नाम है, उनको इनवाइट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिटेल जानते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्री कौन है अभी के टाइम पर? बताइए भैया, विदेश मंत्री कौन है अभी के टाइम पर? चलिए मैं बता देता हूं, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और एस जयशंकर पूर्व में भारत के विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। तो एस जयशंकर यानी कि विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है, क्या घोषणा की है? कि राष्ट्रपति कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी जनवरी में गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अभी नाम बताया था मैंने, अब्दुल फतेह अल सीसी। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा था। ठीक है, कब क्या भेजा था? देखिए, एक ऑफिशियल क्या किया जाता है, आप शादियों में बिना निमंत्रण के खाना खाने जाते हैं क्या? हालांकि हो सकता है कई लोग चले जाते हो। ठीक है, अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था भोपाल से, वहां पर बेचारा एक लड़का चला गया था और उस लड़के को पकड़ लिया और पकड़ के बाद में उससे बर्तन धुलवा रहे थे। हालांकि ये चीज गलत है बेटा, ना ही आपको ऐसे जाना चाहिए। देखिए बेटा, इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। एक भले ही इंसान 2 समय भूखा रह ले, लेकिन इज्जत की जो रोटी है ना वो खाए। याद रखिएगा ये चीज, इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। और ना ही उन लोगों को ऐसा करना चाहिए था कि अगर कोई आ गया है, शादियों में कितना फूड जो है वो वेस्टेड जाता है, उससे अच्छा किसी ने अगर वो भोजन किया, वो खाया, तो इसमें कुछ गलत नहीं माना जाना चाहिए इस तरीके से। पर दोनों की ही गलती थी उसमें अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर आप बड़े हैं, एक अच्छे ऑनरेबल पर्सन हैं, सब लोग आपको जानते हैं, शहर में आप शहर के विधायक हैं मान के चलो, तो आप किसी भी शादी में बिना निमंत्रण के पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे ना। सेम उसी तरीके से यहां पर भी प्रधानमंत्री ने, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनविटेशन भेजा था। किसको? इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको भेजा था और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। ये निमंत्रण कब भेजा गया था? 16 अक्टूबर 2022 को एस जयशंकर के द्वारा।
एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो दौरे पर गए थे, कहां के, वो दौरे पर गए थे इजिप्ट के, और वहां पर इजिप्ट के राष्ट्रपति को उन्होंने ऑफिशियल इनविटेशन जो है वो सौंपा था। वो देते ना शादी का कार्ड, लीजिए सर शादी का कार्ड, हमारी बेटी की शादी आपको जरूर जरूर आना है, वैसे ही तो इन्होंने भी दिया कि सर लीजिए आप इनविटेशन हमारे गणतंत्र दिवस की परेड का, आपको 26 जनवरी 2023 की गणतंत्र दिवस की परेड में हम मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं, और इन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इजिप्ट की लोकेशन पूरे वर्ल्ड मैप में कहां पर पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, ये आपके एशिया कॉन्टिनेंट पड़ जाता है, और ये आपके अफ्रीका है। तो यहां पर आपके लोकेशन पड़ती है किसकी, यहां पर आपकी लोकेशन पड़ती है जो इजिप्ट है उसकी। ये अब्दुल फतेह अल सीसी है, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। अच्छा, इजिप्ट इसके अलावा और क्यों चर्चा में रहा, यह भी आप याद रखिएगा। इजिप्ट की चर्चा के विषय और क्या क्या है इस बार बताइए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अगर आपको पता है तो। सबसे पहला अभी लेटेस्ट में हुआ है कॉप 27 की जो मीटिंग है वो कहां पर आयोजित हुई है, कॉप 27 की मीटिंग इजिप्ट में ही आयोजित हुई है। कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज मैंने आपको बताया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कंजर्वेशन मैंने आपको बताया था, यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी की जो 27वीं बैठक है वो पिछली क्लास में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास जो है उसमें आप जाकर देख लीजिए, और वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं पिन करवा दूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं पिछली क्लास का वीडियो। तो कॉप 27 की जो मीटिंग है वो कहां पर हुई थी, वो इजिप्ट में हुई थी। इसके अलावा बहुत फेमस क्या, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो है वो भी कहां आयोजित हुआ था। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का मतलब जो शूटिंग फेडरेशन का वर्ल्ड कप है वो कहां पर आयोजित हुआ था, वो भी आपके इजिप्ट में ही आयोजित हुआ था। इसमें भारत जो है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत जो है वो टेबल लिस्ट में टॉप पर रहा था। इसके अलावा और अगर बात करें तो हाँ, जो इजिप्ट है, इजिप्ट ने अभी मंजूरी दी है भारत से गेहूं आयात को मंजूरी दी है। यानी कि इजिप्ट अब तक गेहूं जो है वो कहां से लेता था, इजिप्ट अब तक गेहूं रशिया से लेता था, लेकिन अब इजिप्ट रशिया के साथ साथ कहां से लेगा, इंडिया से भी गेहूं लेगा। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत फेमस केस हुआ है क्या, रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन ये तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, स्टार लगा लीजिए। रोसेटा स्टोन एक बहुत प्राचीन पत्थर है, रोसेटा स्टोन बहुत प्राचीन पत्थर है, और वो जो पत्थर है रोसेटा स्टोन, उस स्टोन को एक्चुअली ब्रिटिशियर्स जो है ना वो इजिप्ट से लेकर चले गए थे। जैसे अपना कोहिनूर का हीरा है वो लेकर चले गए थे ना, वैसे ही रोसेटा स्टोन को लेकर चले गए थे अंग्रेज। उस रोसेटा स्टोन को अंग्रेजों ने रख रखा है, और जिसकी डिमांड हाल ही में इजिप्ट ने की है कि इजिप्ट को रोसेटा स्टोन क्या किया जाए, वापस किया जाए, ब्रिटेन रोसेटा स्टोन इजिप्ट को वापस दे। तो ये इजिप्ट से रिलेटेड हाल ही में क्या है जो करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए बेटा, सक्रिय ज्वालामुखी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सक्रिय, दूसरे होते हैं निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब जहां पर अभी भी लावा उफनता रहता है। ठीक है, तो वो जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, वो कहां पर स्थित है, तो वो अमेरिका के हवाई प्रांत में स्थित है। अमेरिका में टोटल कितने, यूएसए में टोटल कितने स्टेट है, यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं। आपने देखा होगा यूएसए के फ्लैग में, यूएसए के फ्लैग में टोटल 50 स्टार्स हैं। कितने स्टार्स हैं, 50 स्टार्स हैं, और ये 50 स्टार्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनमें से ही एक स्टेट है कौन सा, हवाई। ठीक है, कहते हैं मुझको हवाई, वही वाला हवाई। तो देखिए अब इसके बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका के में मोना लोआ 1984 के बाद पहली बार फूटा है।
इससे पहले कब फूटा था? 1984 में। अब कब फूटा है? 2022 में फूटा है। ठीक है, 1984 के बाद 2022 में फूटा है ये ज्वालामुखी। यह रिकॉर्ड इतिहास में अपनी सबसे लंबी शांत अवधि के बाद फटा है। इससे पहले 1984 से पहले ये जो है ये 1972 में भी फूट चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो ज्वालामुखी है ये इतनी शांत रहने के बाद में अब दोबारा से फूटा है। ठीक है, और 1984 के मार्च और अप्रैल में फटा था और हवाई में सबसे बड़े शहर हेलो के 5 मील 8.5 किलोमीटर के भीतर लावा का प्रवाह हुआ था। ठीक है, जब 1984 में, अभी इतना इससे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब 1984 में फटा था तो हवाई में एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है हिलो। हवाई का जो सबसे बड़ा शहर है वो है हिलो, और इस हिलो में 5 मील लगभग 8.5 किलोमीटर तक लावा ही लावा फैल गया था। सोचिए, सड़कों पर आग जो है वो चल रही थी, जैसे पानी बहता है ना वैसे ही आग बह रही थी उस समय पर सड़कों पर। ठीक है, इतना नुकसान हुआ था। यह सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है दुनिया का। ठीक है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? टेमू मैसिफ है। कौन सा है? टेमू मैसिफ। और 5 सितंबर 2013 को यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया था। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ। और सबसे बड़ा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है टेमू मैसिफ, जो कहां पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आप देख सकते हैं। अमेरिका कहां पर पड़ता है? ये इंडिया है, और ये इंडिया है, और ये क्या है? ये अमेरिका है। यहां पर है इंडिया और यहां पर है यूएसए। अच्छा, यूएसए के नीचे ये क्या है? मैक्सिको। यूएसए के नीचे ये कौन सी जगह है? मैक्सिको नाम की जगह है ये। ठीक है, अच्छा, यूएसए के इसी साइड में पड़ता है क्या? यूएसए के इसी साइड में पड़ता है क्या? इसको क्या बोलते हैं? बरमूडा ट्रायंगल। क्या पड़ता है? बरमूडा ट्रायंगल पड़ता है यूएसए के इसी साइड में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, इजिप्ट के बारे में जो मैं आपसे पूछना भूल गया था। आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में 2011 में जो अरेबियन कंट्रीज है ना, अरेबियन कंट्रीज, उनमें एक क्रांति हुई थी। उनमें एक क्रांति हुई थी वहां की सरकारों को बदलने की। ट्यूनीशिया से ये शुरू हुई थी, और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था लीबिया पर और इजिप्ट पर। दोनों पड़ोसी देश हैं। इजिप्ट का पड़ोसी देश है लीबिया। ठीक है, इन दोनों पर पड़ा था। लीबिया की जो तानाशाह थे उनका नाम था मुअम्मर गद्दाफी। ठीक है, और इजिप्ट जो है, इजिप्ट के मैं ही बता देता हूं। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे उस समय पर, उनका नाम था होसनी मुबारक। कुछ कुछ चीजें शायद रिकॉल हो रही हो आपको। उस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति का नाम क्या था? होसनी मुबारक था। और होसनी मुबारक जो है वो पिछले 36 सालों से सत्ता में बने हुए थे। चुनाव ना तो चुनाव होने देते और ना ही अपना रेजिग्नेशन देते। अब उस समय के सर्कमस्टेंसेस में बहुत सारे चेंजेस हुए इजिप्ट में। हुआ क्या? सीरिया है ना, सीरिया के जो राष्ट्रपति थे हसन अल असद, हसन अल असद की डेथ हो गई। और हसन अल असद की डेथ के बाद में हसन अल असद के बेटे बशर अल असद सत्ता में आ गए। बिना किसी चुनाव के, बिना किसी चीज के सत्ता में आ गए, बैठ के काबिज हो गए। बाप के बाद बेटा बन गया बिना किसी चुनाव के। तो वहां के लोगों को ये लगा, इजिप्ट के लोगों को, कि हो सकता है शायद होसनी मुबारक के बाद इन्हीं के जो बेटे हैं मुकरान मुबारक, वो ही क्या बन जाएं? वो ही राष्ट्रपति बन जाएं। तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और होसनी मुबारक के खिलाफ विद्रोह इतना बढ़ गया कि जनता सड़कों पर उतर आई। भयंकर विद्रोह हुआ था वो वाला। मैं खुद गवाह हूं उस चीज का। मैंने पर्सनली बहुत बड़े अच्छे लेवल पर मैंने उसको ऑब्जर्व किया था। क्या हुआ फिर उसके बाद में? होसनी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा। होसनी मुबारक के इस्तीफा देने के बाद में नए प्रधानमंत्री बने कौन? मोहम्मद मुर्सी। क्या नाम था? मोहम्मद मुर्सी। मोहम्मद मुर्सी 2013 तक प्रधानमंत्री रहे, और फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हुआ तख्ता पलट दोबारा से। कहां पर? इजिप्ट में। मोहम्मद मुर्सी के रक्षा मंत्री ने ही मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट कर दिया। और मोहम्मद मुर्सी के जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या था? मोहम्मद मुर्सी के रक्षा मंत्री का नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी, जो अभी के टाइम पर क्या हैं? अभी के टाइम पर राष्ट्रपति बने हुए हैं इजिप्ट के। ठीक है, वो
मोहम्मद मुर्सी के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। रक्षा मंत्री ने ही कुर्सी पर लात मार दी, ठीक है, रक्षा मंत्री ने ही रक्षा मंत्री करने से मना कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन जो है वो किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए यह विकसित किया गया है किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा यह विकसित किया गया है। भारत बायोटेक कहां की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। एंड वी शुड प्राउड ऑफ इट के इंडिया की ही कंपनी ने नेजल वैक्सीन, नेजल वैक्सीन का मतलब अब ये आपके यहां पर यूनिट ठोकी जाएगी, ये वैक्सीन आपको सीधे नाक के द्वारा, जैसे आंखों में जलन होती है तो वो ड्रॉप्स डालते हैं ना, वैसे ही नाक के माध्यम से बिना किसी इंजेक्शन के आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये नेजल वैक्सीन इंडिया ने डेवलप की है, भारत बायोटेक कंपनी ने। भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन आईनोवैक, क्या नाम है? आईएन का मतलब इंडिया, आईएन का मतलब इंडिया, सीओ का मतलब कोविड और वैक का मतलब वैक्सीन हो गया, विकसित किया है। और ये किसके लिए? 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन है। और इसके आपात उपभोग को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको क्या दे दी है? सहमति दे दी है कि ये अब लगाई जा सकती है। भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन के वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीके के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। यानी कि देखिए इंट्रानेजल वैक्सीन यानी कि जो नेजल के रूप में नहीं दी जाती है, कौन सी है? भारत बायोटेक का आप लोगो देख सकते हो। और भारत बायोटेक ने कौन सी कोविड वैक्सीन डेवलप की थी? भारत बायोटेक ने आपके कोवैक्सीन डेवलप की थी। कोवैक्सीन जो लगी है ना लोगों के, वो कोवैक्सीन किसने डेवलप की थी? वो भारत बायोटेक ने डेवलप की थी। और कोविड वैक्सीन के आप सभी को पता होगा बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, तो उस बूस्टर डोज में आईनोवैक का भी कैसे किया जा सकता है? आईएनसीओ वैक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये ऐसा कहा है। ये कृष्णा एल्ला है। ये कृष्णा एल्ला क्या है? सीईओ है किसके? भारत बायोटेक कंपनी के। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है? हेडक्वार्टर हैदराबाद में। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? For which post has the government of India extended the tenure of विनय मोहन क्वात्रा? तो देखिए विनय मोहन क्वात्रा पहले भी क्या थे और अभी क्या है? अभी भी वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और एज अ फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए बढ़ाया गया है, कितना है, क्या है, ये सब आपको डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। तो देखिए 30 अप्रैल 2024 कौन सी डेट है? यहां पर इलेक्शन 2024 के रिजल्ट आने हैं। इलेक्शन 2024 यानी कि 2024 में जो चुनाव होने हैं, 2024 के चुनावों में, लोकसभा चुनावों के जो रिजल्ट हैं वो 30 अप्रैल 2024 को आने हैं। इसलिए इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? जब तक अगली सरकार नहीं चुन ली जाती है तब तक के लिए विनय मोहन क्वात्रा क्या बने रहेंगे? भारत के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी बने रहेंगे। यह बात कही है। 31 दिसंबर 2022 को क्या होने वाले थे? सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब विदेश सचिव वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहेंगे, यानी कि जब तक गवर्नमेंट की समाप्ति नहीं होगी तब तक इनकी पोस्ट की भी समाप्ति नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं विनय मोहन क्वात्रा साहब हैं। ये विनय मोहन क्वात्रा साहब हैं। ये पूर्व में पहले अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं, अमेरिका में भारतीय राजदूत भी रह चुके हैं। अब देखिए ऑप्शन था अमेरिका में भारतीय राजदूत, तो अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू हैं। आप फोटो देख सकते हैं तरनजीत सिंह संधू की। और ये कौन है? ये टीएस मूर्ति हैं, जो स्थायी प्रतिनिधि हैं कहां पर? यूएन में, भारत के यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? वो टीएस मूर्ति हैं। ये टीएस मूर्ति साहब की फोटो देख सकते हो और ये आप तरनजीत सिंह संधू साहब की भी फोटो देख सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो देखिए बेटा 7th
जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है, 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की जो थीम है वो क्या है? वो है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसकी थीम है इस बार की। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है इसका आयोजन इंडिया ही करता है। भारत हमेशा इस इवेंट का आयोजन करता रहता है। भारत हमेशा से इस इवेंट का क्या रहता है? आयोजन करता रहता है। मतलब इंडिया के अलावा कोई दूसरा देश इसको आयोजित नहीं करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम प्रौद्योगिकी के लिए भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक पैनल चर्चाओं में 100 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है भैया न्यू दिल्ली में। राजधानी भारत की न्यू दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? बीजिंग, टोक्यो, नई दिल्ली और बैंकॉक। ठीक है, तो देखिए 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन 59th संस्करण है इसका, और इस बार 59th संस्करण कहां आयोजित किया गया है? 59th जो इसका इव है वो आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में। डिटेल जानते हैं अब इसकी, तो देखिए प्रसार भारती कौन आयोजित कर रहा है इसको इस बार? प्रसार भारती आयोजित कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक कंपनी है। का लोक सेवा प्रसारक, भारत का लोक सेवा प्रसारक है कौन? प्रसार भारती। उसके 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन कब से कब तक? 25 नवंबर से नई दिल्ली में शुरू हुआ और 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा। जारी रहेगा नहीं, जारी रहा एक्चुअली है। ठीक है, क्या रहा? 30 नवंबर 2022 तक जारी रहा। इस वर्ष की सभा की थीम सेवा करना व संकट के समय मीडिया की भूमिका है। संकट के समय मीडिया की भूमिका, जो मीडिया खुद संकट में है उस संकट के समय मीडिया की भूमिका क्या रहेगी? सोचिए, ऐसी चर्चाओं पर आ गए हैं हम। ये आप देख सकते हैं, ये अनुराग ठाकुर साहब हैं। ये कौन है अपने? ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर। I&B मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। और ये कौन है? गौरव द्विवेदी हैं, जो क्या है? प्रसार भारती के CEO हैं। प्रसार भारती क्या है? भारत की लोक सेवा जो प्रसारण होती है उसकी लोक सेवा प्रसारक जो कंपनी है भारत की, वो है प्रसार भारती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर जो है वो कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल या वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी है कौन? आपके लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है? आपके लक्ष्मी सिंह बनी है। अब जानते हैं क्वेश्चन की डिटेल्स, कहां पर बनी है, कैसे है, क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नई नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसमें? नई नोएडा पुलिस प्रमुख। ठीक है, नोएडा पुलिस प्रमुख, नोएडा सभी को पता होगा एक शहर पड़ता है नोएडा, लेकिन नोएडा एक्चुअली में एक शहर नहीं है बेटा। उस नोएडा का पूरा नाम क्या है? NOIDA, नोएडा। नोएडा एक्चुअली में इसको डेवलप किया था किसने? नारायण दत्त तिवारी जब CM रहे थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने डेवलप किया, और इसका पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। ठीक है, और ये डेवलप्ड बाई ND तिवारी। ND तिवारी, अच्छा ND तिवारी के बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए। ND तिवारी वो व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हां, भारत में इकलौते ऐसे व्यक्ति ND तिवारी जो 2 राज्यों की चीफ मिनिस्टर रहे हैं।
पूर्व में उत्तर प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर रहे थे, और जब उत्तराखंड बन गया बाद में एनडी तिवारी उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए भी चर्चित है एनडी तिवारी। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें तो देखिए नोएडा का जो नया नाम है ना वो क्या है, नोएडा का नया नाम जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। ये भी आप याद रखिएगा, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में आलोक सिंह का स्थान लिया है और 30 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला। आलोक सिंह क्या थे, आलोक सिंह पूर्व कमिश्नर थे कहां के, नोएडा के, और आलोक सिंह की जगह अब कौन बनी है, आलोक सिंह की जगह अब लक्ष्मी सिंह जो है वो बनी है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? ज़ॉम्बी वायरस है, ज़ॉम्बी वो मूवी है गो गोवा गॉन ज़ॉम्बी, वो वाली ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो वो ज़ॉम्बी वायरस जो है वो किस देश में जीवित हुआ है, बताइए, फटाफट से बताइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, बच्चे अगर जिन्होंने पढ़ा भी है उन दोनों को इनके बीच में कंफ्यूजन होगा। देखिए जो ज़ॉम्बी वायरस पुनर्जीवित हुआ है वो कहां पर हुआ है, रशिया में पुनर्जीवित हुआ है, और इसको फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किया है। किसने किया है, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किया है। ज़ॉम्बी वायरस को किसने जीवित किया है, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किया है। कहां पर, रूस में किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स जानते हैं और इसके बारे में जानेंगे हम, पूरी डिटेल्स जानेंगे हम इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फिर से जीवित किया है। यूरोपीय शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र के, साइबेरिया विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है। साइबेरिया क्या है, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र। मैक्सिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर -78.3 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो बहुत ज्यादा माइनस में चला जाएगा, फॉरेनहाइट, -78.3 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, ये मिनिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है अब तक अर्थ का, और ये कहां पर रिकॉर्ड किया गया था, साइबेरिया में रिकॉर्ड किया गया था। साइबेरिया क्षेत्र में फॉर्मकास्ट से एक प्रचलित नमूनों की जांच की थी। फॉर्मकास्ट नाम से एक जगह पड़ती है, उस पॉमफ्रॉस्ट नाम से जगह पड़ती है, पॉमफ्रॉस्ट जगह पर इन नमूनों को खोजा गया है। 13 नए रोगजन को पुनर्जीवित किया गया है और उनकी विशेषता बताई गई है कि उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया है। देखिए ज़ॉम्बी वायरस नाम इन्होंने क्यों दिया है ये भी जान लीजिए। ज़ॉम्बी वायरस का मतलब ये नहीं कि ये वायरस जिस आदमी को लग गया वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, दूसरों का खून पीने लग जाएगा, उनको खाने लग जाएगा, नहीं। ज़ॉम्बी वायरस किस वायरस को कहा जाता है, ज़ॉम्बी वायरस उस वायरस को कहा जाता है, वे वायरस जो वर्षों से शांत रहने के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो ज़ॉम्बी वायरस का मतलब वो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि है ना ज़ॉम्बी वायरस अगर हमारे हो गया तो हम भी क्या करेंगे, हम भी लोगों को खाने लग जाएंगे, जी नहीं। ज़ॉम्बी वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो वर्षों से शांत है और वर्षों से शांत रहने के बाद उसको दोबारा जीवित किया गया है, पुनर्जीवित हुआ है वो, उसको ज़ॉम्बी वायरस कहा गया है। ठीक है, इस वायरस के साथ वैज्ञानिकों ने पॉमफ्रॉस्ट से एक भेड़िए की आंतों, यहां पर ये जो जगह पड़ती है जहां से इसके नमूने एकत्रित किए गए हैं, वहां से उनको एक भेड़िए की आंत मिली है जो कि लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है, और विशाल ऊन की भी खोज की गई है, यानी कि ऊन का एक बहुत बड़ा भंडार है वो भी खोजा गया है इसी जगह से। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, एक चीज बताता हूं मैं आपको, भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे पूरे विश्व में चिंता जताई है इस पर, आप यूं मत सोचिए,
कि ना मिल गया तो मिल गया, क्या फर्क पड़ना है भैया। पूरे विश्व ने इस पर चिंता जताई है। और ये देखिए टेक्नोलॉजी हमको कहीं ना कहीं आगे लेके जा रही है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से नुकसान भी बहुत हो रहे हैं बेटा, समझिए इस बात को कैसे हो रहे हैं। तो भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि देखिए 1 साल पहले भी ग्लेशियर पर स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने 33 वायरसों का पता लगाया था जो 15,000 साल से बर्फ के नीचे दबे हुए थे। अब ये मत सोचिए रशिया तो कहां है सर, इंडिया कहां है भैया, पूरी दुनिया ने अभी कोविड का इफेक्ट देखा है। कोविड शुरू कहां से हुआ था, कोविड शुरू हुआ था चाइना से, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने इसका इफेक्ट देखा, पूरे वर्ल्ड ने, ठीक है, पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में आया। तो रशिया से कोई वायरस अगर मान के चलो शुरू होगा तो क्या वो इंडिया में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अभी मंकी पॉक्स वायरस बहुत चल रहा था, आपने सुना होगा, ठीक है, अफ्रीका से शुरू हुआ, इंडिया तक भी आया वो मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है कि केवल रशिया वाली जो जगह है, जो बर्फ है, केवल उधर ही जो वायरस है वो दबे हुए मिले हैं। हाल ही में तिब्बतियन ग्लेशियर में भी नए वायरस खोजे गए थे जो समुद्र स्थल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर थे, समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर थे। और वहां पर भी तिब्बतियन ग्लेशियर में, इंडिया के जस्ट ऊपर पड़ता है तिब्बतियन ग्लेशियर, तो सोचिए इंडिया के भी कई सारे ग्लेशियर्स हैं, आप सबको पता होगा, उन ग्लेशियरों में भी वायरस हो सकते हैं। तो मेरा केवल यही मानना है कि बेटा प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की जाए, प्रकृति से जितनी छेड़छाड़ होगी प्रकृति उसका बदला जरूर लेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है, ठीक है। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ये किसको मिला है, ये मिला है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम सही है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इसको मिला है ये वाला पुरस्कार। क्यों मिला है डिटेल्स जानते हैं, सारी चीजें। चलिए तो देखिए 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। यानी कि इसका रिनोवेशन करवाया गवर्नमेंट ने। 100 साल 1922 में एस्टेब्लिश हुआ था ये जो म्यूजियम है, और अब इसका क्या किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल का हिस्सा है। देखिए बेटा विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको ये निर्माण की यूरोपियन शैली मानी जाती हैं, निर्माण की यूरोपियन शैली। इसी निर्माण की यूरोपियन शैली में बने हुए हैं, क्या क्या बने हुए हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन। आपने देखा होगा इनका जो निर्माण की शैली है वो बिल्कुल अलग है, अगर आपने देखी हो तो ये वाले, ठीक है। इसके अलावा ताज होटल, ताज होटल की भी निर्माण शैली पूरी अलग है। देखिए तो आप लोगों ने अलग से पत्थर से एक अलग ही तरीके से बनाई गई है। एक सिनेमा हॉल और है बेटा, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मुंबई का ही एक सिनेमा घर है, बहुत पुराना सिनेमा घर है, वो भी इसी शैली में बनाया गया है। अगर मेरे को नाम याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा, पर फिलहाल ये तीन जो है आप एक बार अगर आपने नहीं देखे हैं तो गूगल करके देखिए इनको, ठीक है। ये जो है ये किस शैली में बने हैं, आर्ट डेको और विक्टोरियन गोथिक जो निर्माण शैली है। जैसे आपने सुना होगा ना, पल्लवों की निर्माण शैली अलग थी, राजपूताना निर्माण शैली अलग थी, ऐसे ही अलग अलग निर्माण शैलियां होती हैं। ये जो दोनों आर्ट शैली हैं ये यूरोपियन शैली है, और इस यूरोपियन शैलियों में ही बने हुए हैं ये तीनों जगह, ये तीनों मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो उसी में ही बना हुआ है क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, और इसी के जीर्णोद्धार के लिए प्राइज मिला है। और 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में संचालित स्थापित किया गया था। पुराना नाम क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय क्या था, इसका पुराना नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली बार महिला रेफरी कौन बनी है।
ठीक है, आप सभी को पता होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया जा रहा है। तो उसमें जो ये क्या है, ये मेल फुटबॉल वर्ल्ड कप है। इस मेल फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी जो है वो कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? स्टेफनी फ्राप्ट जो है, स्टेफनी फ्राप्ट जो है वो बनी है पहली महिला रेफरी। और ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की डिटेल्स जानते हैं। फ्रांस की स्टेफनी फ्राप्ट फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में मैच रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह 1 दिसंबर को कतर के अल बयात स्टेडियम में कोस्टा रिका और जर्मनी के मैच में रेफरी थी। किस किस के बीच आयोजित हुआ था यह मैच? 1 दिसंबर को कतर और 1 दिसंबर को आयोजित हुआ था यह मैच किस किस के बीच? कोस्टा रिका और जर्मनी के बीच आयोजित हुआ था। कोस्टा रिका और जर्मनी के बीच में रेफरी थी है। और फ्रेट लीग 1 और यूईएफए चैंपियंस, ये क्या होते हैं? ये होती हैं भैया फुटबॉल लीग किसकी तरह? आईपीएल की तरह। जैसे आईपीएल होता है ना, आईपीएल की तरह ये जो लीग होती है ये आयोजित की जाती हैं। और उसमें भी रेफरी करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, उसमें भी रेफरी करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला स्टेफनी फ्राप्ट थी। ठीक है, ये स्टेफनी फ्राप्ट की आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए बेटा, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी को अपनी करंट अफेयर्स की आज की सीरीज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, हमारी आपसे एक मनुहार है कि आप वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर करके जरूर जाइएगा। हमको बस इस एक शेयर के अलावा, आपका एक शेयर ही चाहिए हमको, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज वीडियो को एक बार शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.